अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आज हमारा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था से मार्च महीने की करंट अफेयर्स है, वॉल्यूम 4 प्रोटेक्शन आई इसकी। ठीक है, अंतरिक्ष में 100% एफडीआई आ गया है। क्या आ गया अंतरिक्ष में? तो अंतरिक्ष में 100% एफडीआई। ठीक है, कितना? 100% एफडीआई। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% आपको एफडीआई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है एफडीआई का फुल फॉर्म? यही है। फॉरेन ठीक है, डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है। ठीक है, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और कंपनियों को देश में, ठीक है, विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। संशोधित नीति के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार है। ठीक है, तो 100% एफडीआई कर दिया गया है। ठीक है, किसमें? अंतरिक्ष में। स्वचालित मार्ग के तहत 74% उपग्रह निर्माण और संचालन में होगा एफडीआई। ठीक है, स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक उपग्रह निर्माण और संचालन में एफडीआई होगा। स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक लॉन्च वाहन और संबंधित सिस्टम या सब सिस्टम में होगा ये। और 100% स्वचालित मार्ग के तहत उपग्रहों के लिए घटकों और प्रणालियों एवं उप प्रणालियों का विनिर्माण करेगा। आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ही आपको पढ़ना है। भाई साहब, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई आ गया है। ठीक है, भारत ने अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का निजीकरण कर दिया है। क्या कर दिया गया यहाँ पे? निजीकरण कर दिया गया है। और वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी में 5 गुना वृद्धि की है। ठीक है, 2032 तक हमारा जो है कितने डॉलर का लक्ष्य रखा गया है? तो 47.3 अमेरिकी बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, भारत वर्तमान में भारत की कुल अंतरिक्ष व्यवस्था में हिस्सेदारी लगभग कितनी है? वर्तमान में भारत की कुल अंतरिक्ष व्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी है? तो मात्र लगभग 2% है। कितना है? 2%। तो मात्र 2% है। ठीक है, ध्यान में, भारत ने अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का क्या किया? निजीकरण किया। आपको ध्यान में रखना है। साथ में हमने अंतरिक्ष में 100% एफडीआई कर दिया ताकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी मतलब आ सके, विदेशी कंपनियां भी आ सके। तो इन सब फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। 2032 तक हमारा लक्ष्य है। ठीक है, मतलब अपनी हिस्सेदारी में 5 गुना वृद्धि। क्या 2032 तक हमारा लक्ष्य क्या है? 47.3 अमरीकी बिलियन अमरीकी डॉलर हमारा करने का लक्ष्य है। ठीक है, अब बात करेंगे जापान में। तो जापान की बात करेंगे। अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में जापान चला गया है। ठीक है, लगातार 2 तिमाहियों तक अपनी अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के बाद जापान अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में चला गया है। ठीक है, तो कौन सा देश मंदी की चपेट में चला गया है? जापान। ठीक है, क्या हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अपनी 2 तिमाही, ठीक है, 2 तिमाही की बात करेंगे। अगर कोई भी देश 2 तिमाही तक अगर अर्थव्यवस्था उसका अगर पूरी तरीके से अगर सिकुड़ता है, मतलब डाउन होते चला जाता है, तो उसको मंदी का सूचक माना जाता है। ठीक है, गिरावट का मुख्य रूप है यन के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट। ठीक है, यन क्या है? तो जापान की मुद्रा है। तो यन के मूल्य में, ठीक है, आपको गिरावट आपको देखने को मिला है। डेट मीन जो यन जो है, जापानी मुद्रा जो है, ठीक है, वह डॉलर की तुलना में मतलब क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। जापान की बात करेंगे तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसके पास। जर्मनी के पास 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, तो जापान 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी से, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जापान हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पे आपका आएगा जर्मनी आएगा, चौथा पे जापान है, फिर मतलब 5वें नंबर पे भारत है। उम्मीद है कि इस दशक के अंत में भारत, जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरा स्थान हासिल कर लेगा। ठीक है, तो भारत जो है इस दशक के अंत तक मतलब 2030 तक, ऐसी उम्मीद है से हम लोग जापान को भी पीछे छोड़ेंगे और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, और 2050 तक ऐसा माना जाता है भारत दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था होगा, चीन पहले नंबर पे होगा, अमेरिका तीसरा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का मतलब किसने किया है? गोल्ड सैक्स ने। ठीक है, गोल्ड सैक्स नाम की एक संस्था है, तो इस तरह का क्या बोलते हैं वो निकालती है अपना डाटा वगैरह। ठीक है, मंदी को किसी देश की वास्तविक मुद्रास्फीति समायोजित सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर जीडीपी में लगातार अगर 2 तिमाही तक अगर गिरावट होगी तो ऐसा माना जाता है मंदी आ गया। ठीक है, समझ गया ना? कितने? 2 तिमाही तक। जापान की बात करेंगे तो कितने नंबर पर अर्थव्यवस्था है वर्तमान स्वरूप में? जापान है चौथे स्थान चौथा नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर पे कौन है? तीसरा नंबर पे जर्मनी।
ठीक है। तीसरा नंबर पे बात करेंगे तो तीसरा नंबर पे जर्मनी है। ठीक है। दूसरा पे बात करेंगे तो दूसरा पे आप लोग जानते हैं कौन है, चीन है। पहला चाइना। पे कौन है, अमेरिका है। ठीक है। भारत की बात करेंगे 5वें नंबर पे है। ठीक है। एशिया की भारत तीसरी नंबर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एशिया में। ठीक है। एशिया में आप चाइना पहली, जापान दूसरी। एशिया। पेटीएम ने अपना नाम बदलकर पाई रख दिया है। क्या बात है, पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई रखा है, PAI। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है, पाई। इससे क्या होगा, कंपनी के नाम परिवर्तन की मंजूरी के लिए आवेदन को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है। तो पेटीएम अब पेटीएम नहीं रहा, क्या बन गया, तो पाई बन गया है। क्या बन गया, PAI। ठीक है। संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, ठीक है, व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं। ठीक है। क्या जारी किया है, व्हाइट पेपर जारी किया गया। वित्त मंत्री आप लोग जानते हैं निर्मला सीतारमण जो है हमारी वित्त मंत्री है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या जारी किया है, व्हाइट पेपर जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया है। ठीक है। एक श्वेत पत्र आमतौर पर एक विशेष मुद्दे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हर देश का अपना एक पेपर होता है। ठीक है। अगर किसी विशेष मुद्दा पे किसी बात को देना होता है तो उसको श्वेत पत्र जारी करना कहते हैं। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए, ठीक है, यूपीए की बात करेंगे, 2 बार यूपीए की सरकार रही है, 4 से लेके 5 तक रही है। अब 5 से लेके नहीं, चार और 4 और 5, ठीक है, 4 5 और 13 14 चार के से नौ बीच। तक रही थी। हाँ, 4 से 9 तक रही थी और फिर 9 से लेके फिर 14 तक रही थी। ठीक है। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 4 5 13 14 के बीच के तहत आर्थिक शासन के 10 साल के रिकॉर्ड की तुलना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए 14 15 और 13 23 24, ठीक है, 23। ध्यान रखेंगे 23 24 तक रहा ना, आखिर में 24 में चुनाव होने वाला है, के बीच में की गई है। मतलब 10 वर्ष उसका, 10 वर्ष हमारा। ठीक है। मतलब 4 से लेकर 14 तक तो कांग्रेस की शासन होती है और 14 से लेकर मतलब 24 तक, ठीक है, बीजेपी की। जब अपने गठबंधित पार्टी के साथ सरकार बनाएगा तो एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। ठीक है। जब कांग्रेस जब अपने गठबंधन के साथ सरकार चलाएगी तो इसको यूपीए कहेंगे। ठीक है। क्या होगा इसका, यूपीए का फुल फॉर्म, यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, पीपल अलायंस। ठीक है, ध्यान रखें, यूनाइटेड पीपुल अलायंस तो नहीं होता है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। ठीक है। हाल फिलहाल में इंडिया जो बना है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या था, बहुत लंबा चौड़ा है सर। इंडी अलायंस। ठीक है, इंडिया का फुल फॉर्म बात करेंगे तो इंडिया का फुल फॉर्म जो होता है आपका, क्या बोलते हैं, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इस पार्टी में कितने पार्टी ने गठबंधन करके ज्वाइन किया था, तो 41 पार्टी थे इसमें, कितने, 41 पार्टी थे। अब इस श्वेत पत्र जो जारी किया गया, जो दोनों 10 साल का यूपीए के शासन और 10 साल का एनडीए के शासन को जो तुलना किया गया, उसमें क्या क्या चीज है उस पर जरा हम लोग बात करेंगे। भाग 1 जो है यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान व्यापक आर्थिक स्थिति पे चर्चा करता है। भाग 2 की बात करेंगे, यूपीए सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचार घोटालों की वर्तमान स्थिति प्रदान करता है। अब भाग 3 दिखाता है कि एनडीए ने अर्थव्यवस्था को कैसे बदला। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस श्वेत पत्र के कितने भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है। ठीक है। श्वेत पत्र को किसके द्वारा जारी किया गया, क्या बताओगे, किसके द्वारा जारी किया गया, सीतारमन के द्वारा। ठीक है, निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको जारी किया गया। अगर पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्या इसमें क्या तुलना किया गया है, वही क्या तुलना किया गया, तो ध्यान में रखना है, आर्थिक बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसमें जो 10 वर्षों का प्रशासन का तुलना किया गया है। ठीक है, 10 वर्षों का तुलना किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण है। आर्थिक शासन। क्या तुलना किया गया था, 10 वर्षों का तुलना किया गया, 10 वर्ष कांग्रेस का और 10 वर्ष किसका, ठीक है, तो 10 वर्ष एनडीए का। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, हाँ, ठीक है, बस आपको ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हम लोग आगे। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता किया। ओएनजीसी जानते हैं आप लोग क्या होता है, ओएनजीसी फुल फॉर्म क्या होता है, ओएनजीसी का, ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है। स्थापना कब हुई थी ओएनजीसी की, 40 40 54 या 40 है। दोनों में से कुछ नहीं है, 40 में हुआ था, 56 में होगा ओएनजीसी का स्थापना। ठीक है। एनटीपीसी की बात करेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। एनटीपीसी की स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। ठीक है, 1940 जो बता रहे हैं ना, 1940 उसका स्थापना है।
जो रॉकेट सेल बनाती का हैं। नहीं, सेल नहीं है, इसरो वो भी इसरो नहीं है। कौन सा बेंगलुरु में है? किसका मुख्यालय है? बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? बेल का बेल का भारत हैवी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। वो भी नहीं है। गेल है। हेल अरे नहीं, हेल रॉकेट बनाती है, HAL है बोलो ना? गेल रॉकेट बनाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में रॉकेट कौन बनाता है ऐसा? क्या बोलते हैं, भारत सरकार की डीआरडीओ जो मतलब नहीं, नहीं ये तो नहीं हो बेंगलुरु सकता। में स्थापना किया गया था 1940 में, अब याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन मुख्यतः जो है सो वो रॉकेट बनाती है। एंट्रिक्स है क्या? एरोनॉटिक्स नहीं। बनाती है, एरोनॉटिक्स का सामान सब बनाती है। क्या होता है, किसी में एरोनॉटिक्स आता है ना? हेल है सर, HAL वो क्या हाँ, बोलते हेल है, हैं, ठीक है, हेल की स्थापना हुई थी। हेलीकॉप्टर बनाती है ना, हाँ, हिंदुस्तान HAL एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो था उसकी एरोनॉटिकल स्थापना लिमिटेड। 1940 में। हाँ। सही, रॉकेट नहीं ओएनजीसी बनाती है, एनटीपीसी हेलीकॉप्टर ग्रीन एनर्जी बनाती लिमिटेड ने अप तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किसने किया है? तो ओएनजीसी और किसने? एनटीपीसी है। ने। ठीक है, एनटीपीसी। ध्यान, किस पे हस्ताक्षर किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता किया है। आप देखते हैं इस सहयोग का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का नेतृत्व करना है। अपतटीय पवन परियोजनाओं के अलावा यह समझौता भंडारण, ई मोबिलिटी, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन हाइड्रोजन के व्यवसाय में उद्यमों तक फैला हुआ है, जिसमें ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल जैसे डिरेवेटिव शामिल है। क्या? तो ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। इस सार्वजनिक उपक्रमों का लक्ष्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य के महत्वपूर्ण योगदान देगा, नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग एक समय तक जाकर, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल जीरो हो सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल हम लोग हो सकते हैं। ठीक है, जीरो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य जो है भारत जो है 2070 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक? 2070 तक। ठीक है, तो किन दोनों ने समझौता किया है? तो ओएनजीसी और एनटीपीसी ने। ठीक है, ओएनजीसी की बात करेंगे 1956 है, एनटीपीसी की बात करेंगे तो 1975 है। ठीक है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स की सर्विस पे लगे रोक। ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स की जो सर्विस पे उस पर रोक लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा, आपको पता होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स के खातों, वॉलेट से सभी प्रमुख सेवाओं को पेशकश पे मतलब क्या कर दी है? रोक लगा दी है। ठीक है, लगातार गैर अनुपालन और सामग्री पर अच्छी चिंताओं के मद्देनजर पेटीएम पे कार्रवाई की गई। यह कंपनी एंटीफिन जैसे चीन की संस्था, जिसकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से अप्रत्यक्ष शेयर धारक थी। यह कंपनी एंटीफिन की बात करेंगे, जैसे चीन की संस्था जिनकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से अप्रत्यक्ष शेयर धारक थी। तो 197 कम्युनिकेशंस याद रखिएगा। ठीक है, यह कार्रवाई बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के धारा 35A के तहत की गई है। तो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, पेटीएम पे आरबीआई ने रोक लगाया, तो किस आधार पर रोक लगाया? ठीक है, कौन सा बैंकिंग अधिनियम है? तो 1949 की धारा 35A, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। आरबीआई की 1949 की धारा 35A के तहत मतलब इस पे क्या किया गया? रोक लगाया गया। उनके सारे वित्तीय सेवाओं को मतलब क्या किया? बंद कर दिया गया। समझ गए? आप चलते हैं वित्त मंत्री की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी बजट पेश किया है। अब किस प्रकार का बजट इस बार पेश किया गया है? अंतरिम बजट पेश किया है। कौन सा बजट पेश किया गया है? अंतरिम बजट। जब साल भर के लिए पेश ना हो, बजट कभी भी साल भर के लिए पेश होगा, साल भर का लेखा जोखा होता है, लेकिन अगर बीच में अगर पेश करने की आवश्यकता हो तो ऐसे कंडीशन में अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अंतिम बजट क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्या होता है ऐसे कंडीशन में? अंतरिम बजट को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण की बात करेंगे तो 1 फरवरी को अपना छठा बजट प्रस्तुत की। कितने नंबर का बजट पेश की? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कितने नंबर का बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी? 6 नंबर की बजट उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। कितने तारीख को बजट प्रस्तुत किया गया, क्या बताएंगे? ठीक है, 1 फरवरी को। ठीक है, अब आते कुछ प्रमुख बजट में कुछ प्रमुख चीजें क्या रही। तो यह एक अंतरिम बजट था, क्योंकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो जाएगा और देश में क्या होंगे? चुनाव होंगे। अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष आम चुनाव के पहले सरकार अंतिम बजट प्रस्तुत करती है। अंतरिम बजट को पारंपरिक रूप से वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरिम बजट को क्या बोला जाता है पारंपरिक रूप से? वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह विशिष्ट वे करने के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो नई सरकार के सत्ता में आने तक मतलब क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अंतिम बजट को किस नाम से भी जानते हैं? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट के नाम से जानते हैं। निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे तो कितने नंबर का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण जी? 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर की बजट को मतलब क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे, आप ये बताओ कितने तारीख को बजट प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा? 1 फरवरी। बिल्कुल ठीक है। आई की कौन सा बजट था ये? अंतरिम बजट था। कैसा बजट था? अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट। अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान तत्काल वे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को भारत की संचित निधि से अनुदान का अग्रिम आवंटन है। मान लीजिए बजट प्रस्तुत हो गया, साल भर का सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, अब सरकार को अधिक पैसे चाहिए, तो सरकार बिना संसद की अनुमति से, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती है। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक अनुच्छेद 116 कहता है लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जाएगा संसद में, और फिर संसद मतलब परमिट करेगी, फिर जाके सरकार को पैसा मिलेगा आगे के काम करने के लिए। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब बीच में जब पैसे की आवश्यकता होगा तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए अनुच्छेद 116 बना हुआ है, जिसको हम लोग लेखा अनुदान कहते हैं, जिसको वोटर अकाउंट कहते हैं, और इसके लिए अनुच्छेद 116 है। और इसको भारत की संचित निधि से पैसा निकालते हैं, और भारत की संचित निधि से जब भी पैसा निकालेंगे तो संसद की अनुमति होगी। आकस्मिक निधि से पैसा निकालेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति पहले आवश्यक होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब चलेंगे बजट भाषण की मुख्य बात क्या कहा, मतलब ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने 4 जातियों यानी गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों का उल्लेख किया। ये पूछ सकता है सिर्फ बजट भाषण में 4 जाति का उल्लेख किया गया, 4 जाति कौन है? तो 4 जाति में गरीब को रखा गया, युवा को रखा गया, महिला को रखा गया और किसान को रखा गया। ठीक है, 2024-25 के लिए सकल और शुद्ध उधार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से कम होने का अनुमान है। इससे निजी क्षेत्र को बड़ा ऋण उपलब्ध होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई, मतलब वही रहेगा। फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य घटाकर घरेलू उत्पाद का 5.1% कर दिया गया। वर्तमान लक्ष्य कितना था? 5.9% था। ठीक है, तो 5 जाति का उल्लेख किया गया। कौन सा 5 जाति है? गरीब, युवा, महिला और किसान। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2025 की बात करेंगे तो आप हम ये बताओ यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, दर को घटाकर घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कर दिया गया? 5.1। 5.1% किया गया, जो कि पहले कितना था, क्या बताएंगे? 5.9। बिल्कुल, तो 5.9% पहले था, आप कितना कर दिया? 5.1% कर दिया गया। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, उन्होंने 5 दिशा निर्देश पर बातों पे जोर दिया, और 5 दिशा निर्देश क्या है उसको जरा हम लोग समझते हैं। एक प्रभावी शासन मॉडल के रूप में सामाजिक न्याय, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता पर ध्यान देना है, यही 4 जाति है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है, उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जनसंख्यांकी चुनौतियों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए उच्च शक्ति समिति। भारत में लगातार 3 वर्षों में 7% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई है, और यह G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। G20 की बात करेंगे, G20 में 19 देश है, एक यूनियन है, 2 यूनियन है। ठीक है, एक अफ्रीकन यूनियन बात करेंगे तो 55 देश है इसमें। अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो 55 होगा इसमें, और उधर की बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे 27 है। इस सारे में मतलब अगर बात करेंगे तो सबसे उभरता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन में सदस्यों की संख्या 55 है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो उसमें देशों की संख्या कितनी है? 27 है, जिसमें से 20वां देश जो है नवीनतम देश है, जो कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाया है। ठीक है, उसका नाम है, क्या नाम है? कोर्सिया। क्या नाम है? कोर्सिया। ठीक है, अब बात करें जीडीपी, सरकार के विकास और प्रदर्शन। लखपति दीदी, ये ध्यान में रखिएगा, लखपति दीदी का प्रशिक्षण का लक्ष्य मौजूदा 2 करोड़ से बढ़ाकर मतलब 3 करोड़ किया जाएगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे अधिक लखपति दीदी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात था सर। मध्य प्रदेश था सर। मध्य प्रदेश था। यस सर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए। सतत विकास, लखपति दीदी 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना रखना? 3 करोड़। ठीक है, सतत विकास, हरित ऊर्जा, 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा के दोहन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण द्रवीकरण की क्षमता की स्थापना,
ये सब ध्यान, हरित ऊर्जा की तरफ हम लोग एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। घरेलू उद्देश्यों के लिए सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरण भी अनिवार्य सम्मिश्रण, बस इसको समझ लीजिए, ज्यादा इसको दिमाग नहीं लगाना है। 1 करोड़ घरों के साथ छत पर सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है, मोदी जी का जो योजना, उसको क्या, कौन सा योजना कहते हैं? सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री घर सौर योजना है ना अभी। रूफटॉप योजना, रूफटॉप। रूफटॉप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। सर्वोदय के सूर्योदय कहते हैं। इसमें कितना यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 300। यूनिट। 3 यूनिट। 300 यूनिट है, ठीक है। 300 यूनिट। सार्वजनिक परिवहन के ई बसों को अपनाएं और ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें। तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बहाल करने के और अनुकूलित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 शुरू करना है, ठीक है। तो ये ब्लू इकोनॉमी 2.0 किससे है? तो तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बहाल करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0। अब यहाँ पे अंतरिम बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा दिया गया, ये मेंस का भी प्रश्न बन सकता है। अंतिम बजट में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूलन विकास पे जोर दिया गया। विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। देखिए, समुद्री संसाधन का उपयोग तो करना है, लेकिन समुद्री संसाधन का उपयोग करते हुए ऐसा नहीं कि समुद्र का विनाश कर देना है। तो मतलब यहाँ पे इसको, मतलब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए, मतलब उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधन का प्रयोग करना है। भारत जैसे लंबी तटरेखा वाले देश के लिए नीली अर्थव्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है? 7516। 7500 किलोमीटर। ठीक है, वैसे देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन टोटल अगर पकड़ लेते हैं तो 7516.16, ठीक है, ये किलोमीटर है, ठीक है। वैसे अगर मुख्य भूमि की देखेंगे तो 108 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करेंगे, गुजरात। गुजरात। सात है। 16 है उसमें। ओवरऑल सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन है? कंट्री में कनाडा, ऐसे में गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला अंडमान निकोबार। बांग्लादेश, बांग्लादेश। इंडिया का निकोबार द्वीप समूह होता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, 1900 कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रादेशीय भारत में कौन है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछेगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन है तो कनाडा, ठीक है। पुनः स्थापना और अनुकूलन यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए महासागरों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या होता है पता आपको? एक्वाकल्चर, तो एक्वाकल्चर एक व्यापक शब्द है, हाँ, जो जलीय पौधे जानवरों की खेती को संदर्भित करता है। मतलब जो जलीय पौधा होगा या फिर जलीय जानवर होगा, कोई भी जानवर, मछली समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उनके मतलब कल्चर करना, उसको मतलब खेती करना, उसको एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू इकोनॉमी जो है आपके लिए मेंस का प्रश्न है, घर से सभी लोग ब्लू इकोनॉमी पढ़ कर आइएगा। ब्लू इकोनॉमी हो सकता है मेंस में पूछा जाएगा, क्योंकि बजट में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। मैरीकल्चर आप लोग को पता है? मैरीकल्चर समुद्र खारे पानी में समुद्री जीवों का, ठीक है, साल्ट वाटर जो होता है, शैलाइन वाटर जो होता है, उसमें समुद्री जीव, ठीक है, मैरीटाइन एनिमल्स का कल्चर करना, पालन करना, उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। तो मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर, ये सबके सब किसका हिस्सा है? तो सबके सब ब्लू इकोनॉमी में आएंगे। सबके सब किसके हिस्से है? तो सबके सब ब्लू इकोनॉमी के हिस्सा है, ठीक है। वित्त मंत्री ने 5 एकीकृत एक्वा मार्क स्थापित करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, प्रमुख योजना है। जलीय कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है, ठीक है। जलीय कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। निर्यात को दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपए करना है। कितना करना है? निर्यात को दोगुना कर कितना करना है? 1 लाख करोड़ रुपए करना है। निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। किसमें? ये सब में, ब्लू इकोनॉमी में, ठीक है। कितने रोजगार पैदा करना है निकट भविष्य में? ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, 55 लाख मतलब क्या करना है? रोजगार पैदा करना है निकट भविष्य में, ठीक है। और निर्यात को कितना करना है? 1 लाख करोड़ रुपया करना है। जलीय कृषि उत्पादकता को मौजूदा कितना से कितना बढ़ाना? 3 से मतलब क्या करना है? 5 करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वित्त मंत्री के 5 एकीकृत
ये 5 एकीकृत मतलब क्या है, एक्वा मार्क है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैरीकल्चर किससे संबंधित है, खारे पानी में जो समुद्री जीवों का पालन होता है उससे क्या संबंधित है, मैरीकल्चर। एक्वाकल्चर जलीय पौधा जानवरों का खेती करना, ये सबके सब किसका हिस्सा है, तो सबके सब किसका हिस्सा, ब्लू इकोनॉमी के सबके सब मतलब पार्ट है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.733 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है, कितना हो गया है, कितना हो गया है, तो 616.733 अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। 16 जनवरी 2024 को सप्ताह में 26 जनवरी 2024 को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 591 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 616.773 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, साप्ताहिक निकलता है, 616.733 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो ध्यान रखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है बता देता हूं, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है, तो 546.144 अमेरिकी डॉलर है। स्वर्ण मुद्रा की बात करेंगे तो क्या आता है, 47.481, और विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कितना है, 18.248 बिलियन है। आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति की बात करेंगे तो 4.86 अमेरिकी बिलियन है, ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग, अब बात करें किस मुद्रा में आप रख सकते हो, तो आपका मुद्रा आपको पता है, अमेरिकन डॉलर होता है, जापानी मुद्रा येन है, चीन का मुद्रा रेमबेबी है, उसके बाद और कौन सा है, 5 है टोटल, एक आपका ये भी होता है, गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया, और क्या आ गया, एक और भी कुछ है कि देख लीजिएगा, ठीक है, टोटल 5 है, एक और कोई करेंसी छूट रहा है, 5 करेंसी है ना, ठीक है, 5 करेंसी करेंसी है, गोल्ड है, और भी कुछ होगा, देख लीजिएगा इसके ऊपर। अक्टूबर 2021 में यह 400, अक्टूबर 2021 की बात करेंगे तो ये 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, ठीक है, मतलब 645 की बात के 645 की बात के मैक्सिमम है। वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट पे कितना है, तो प्रेजेंट पे क्या 633, ठीक है, सॉरी 616, कितना 616.733, ये मतलब अक्टूबर 2021 में मैक्सिमम 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया था। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य तत्वों में विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ में आरक्षित भाग शामिल है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार में उसमें क्या क्या चीज शामिल आते हैं, तो एक स्वर्ण भंडार है, सोना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अमेरिकन डॉलर, और मतलब आईएमएफ के पास जो है, जो रिजर्व जो रहता है वो हो गया, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, अगर ये आपके पास रहेगा, आपके पास भंडार रहेगा, तभी कोई देश आपके साथ व्यापार करेगा, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आप किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो। भारत का यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIET पर हस्ताक्षर अनुसमर्थन को मंजूरी दिया गया। संधि का उद्देश्य क्या है, BIT, सॉरी BIT नहीं, BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, हाँ वही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे संधि का उद्देश्य की बात करेंगे, तो भारत में विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष संधि के अवसरों को बढ़ाने के लिए निवेशकों को विश्वास बढ़ाना है। BIT एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य में निवेश की सुरक्षा के लिए पारस्परिक समझौता है। संयुक्त अरब अमीरात से भारत का FDI 2020-21 में 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मतलब 3 गुना बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 3.35 हो गया। पहले कितना था, 1.03 था, बढ़कर कितना हो गया, 3.35 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 3.35 हो गया, ध्यान में इसको रखें, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना लगभग बढ़ा है हमारा, कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा FDI हमारा कहां से आता है, मैक्सिमम नंबर FDI भारत में कहां से आता है, कहां से आता है, सिंगापुर से आता है, कहां से आता है, तो सिंगापुर से सर्वाधिक FDI आता है, ठीक है, आप ध्यान में रखें, कहां से आता है, सिंगापुर से आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा FDI की बात करेंगे सिंगापुर से आता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। तो सबसे बड़ा निवेशक कौन हो गया भारत में? सिंगापुर सिंगापुर, सिंगापुर बिल्कुल ठीक है। कौन हो जाएगा? सिंगापुर। उसके बाद मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त ठीक है, अरब अमीरात। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखना है मॉरिशस, मॉरिशस के बाद संयुक्त अरब अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात। तो चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। यूएई कितना नंबर पे? तो यूएई की बात करेंगे चौथा नंबर पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। विस्तार के साथ साथ योजना के तहत कई पात्र संस्थाओं निवेश क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को संक्षेप में एच जो भी बोलते हैं AHIDAF, ठीक है, को 2020 से किसी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 साल के लिए लॉन्च किया गया। तो ये जो है कितने साल के लिए लॉन्च हुआ था ये बताइए। ठीक है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि कितने साल के लिए लॉन्च हुआ था? 3 साल के लिए। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। कब से कब तक? 25-26 तक रहेगी ये जारी। ठीक है, अब इनका लक्ष्य क्या है? तो निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। क्या क्या लक्ष्य इनका? तो डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा। अब इसमें पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट को धन प्रबंधन आदि को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो बस आपको ध्यान में रखना है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को 3 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। अब इसको मतलब 25-26 तक मतलब आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं AHIDF के बारे में। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार के द्वारा योजना को शुरू किया गया था। अब पूछेगा किसके अधीन है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन है। ऋण सुविधा किस प्रकार से मिलती है? तो सरकार, अनुसूचित बैंक, नाबार्ड, NDDB आदि द्वारा 90% तक के ऋण पर 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। 90% तक के ऋण पर 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज छूट जो है प्रदान करती है। कौन लाभार्थी हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, निजी कंपनियां भी हो सकती है, किसान उत्पादक संगठन भी हो सकता है, MSME और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गैर लाभकारी संगठन भी इनके मतलब क्या हो सकते हैं? इनके लिए लाभार्थी है। पशुपालन प्रोत्साहन हेतु अन्य योजना कौन कौन है? सरकार का कौन सा योजना है जो पशुपालन प्रोत्साहन के हेतु योजना है? तो आप देखोगे पशुधन संजीवनी, ई पशुधन हाट पोर्टल, ई गोपाल ऐप, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, डेयरी सरकार। ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन करके मेंस में लिखने को हेल्प आएगा। जैसे मिट्टी वाला आप लोग लिख रहे थे ना उस दिन से, किस प्रकार से मतलब क्या था उसको, सदाबहार क्रांति वाला क्वेश्चन था ना। तो वहां पे मिट्टी को किस प्रकार से प्रयोग करना है उसको, तो मिट्टी के लिए भी भारत सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है। मिट्टी को किस तरह से संरक्षित करे, कम से कम मतलब जैविक खाद्य का प्रयोग करे। जैसे कि योजना था भूमि प्रणाम योजना, जिसमें अधिक से अधिक मतलब कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है और धीरे धीरे हम लोग को क्या करना है, जैविक खाद से, ठीक है, कार्बनिक खाद से अकार्बनिक खाद पे मतलब पहुंच जाना है। क्या वो था ना, गंगा किनारे जितने भी शहर डिस्ट्रिक्ट हैं उस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, वो भी तो हाँ, वहां पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। बिल्कुल। रूस भारत का शीर्ष तेल निर्यातक बना। फिर से रूस की बात करेंगे तो पिछले 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद रूस भारत का शीर्ष तेल निर्यातक देश बना हुआ है। रूस ने जनवरी 2024 में भारत को प्रतिदिन 1.2 बिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की। भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन है? तो रूस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इराक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? सऊदी अरब है। कौन कौन देश है? रूस है, इराक है, सऊदी अरब है। ठीक है,
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ठीक है, ऊर्जा का तीसरा नंबर पे हम लोग सबसे अधिक उपयोग करने वाले हैं। भारत कच्चे तेल पर अपनी जरूरतों के लिए 85% से अधिक आयात पे निर्भर है। मतलब 85% हमको क्या करना पड़ता है, बाहर के देशों से हमको आयात करनी पड़ती है। कितने प्रतिशत? तो 85% हमको क्या करना पड़ता है, तो आयात करना पड़ता है। ठीक आयात है, करना। ध्यान में रखेंगे। एनएसएसओ ने घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको एनएसएसओ कहते हैं, एसएसओ। ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण के परिणाम क्या निकल कर आए? तो प्रति व्यक्ति ग्रामीण औसत मासिक उपयोग खर्च 2011-12 से 1430 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया? 3773 रुपये प्रति माह हो गया। प्रति व्यक्ति शहरी औसत विकास उपयोग हुए 2011-12 में प्रति व्यक्ति 2630 रुपया से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया? 6459 रुपया हो गया। ठीक है, तब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग हुए, ठीक है, 2630 से बढ़ाकर 6449। प्रति व्यक्ति ग्रामीण औसत मासिक उपभोग, ठीक है, गांव में कितना है, तो 1430 से मतलब बढ़कर कितना हो गया? 3773 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शहर में कितना? 2630 से बढ़कर 6459। एनएसएसओ की डाटा है ये। 2022-23 में ग्रामीण भारत में भोजन पे खर्च का हिस्सा 46%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 46 पे 750 रुपये था। वही शहरी भारत में 39%, 2530 रुपये था। शहर में कम हो गया। बात करना है तो मतलब टोटल में तो कम हो ही जाएगा ना। मतलब गांव में मतलब भोजन पे खर्च लोग कितना कर रहे हैं? 750 रुपये कर रहे हैं, और शहर में कितना कर रहा है? 2530 रुपया कर रहा है। जो टोटल इनकम का कितना है, ये टोटल इनकम का ये आप देख रहे हो, ये जो डाटा जो आप देख रहे हो, तो ये 1750 रुपया जो है ना, ये 3773 ये जो देख रहे में हो 6459 वाला। रुपया देख रहे हैं, ये जो है सो आपका कितना परसेंट है? 39% के बराबर है, 2330 रुपया। और ये 1750 रुपया देख रहे हैं आप, ये जो है 46%, 1750 रुपया कितने के है? यहाँ से कैलकुलेट होगा किसे? 2630 से। ठीक है, सॉरी क्या नाम है इसका? 3773 से। 3773 से किसे कैलकुलेट होगा? 37 से 73 से कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एनएसओ की एक डाटा आई है। सर्वेक्षण के परिणाम में ये निकला कि भाई साहब 2011-12 में जहाँ पे लोग 1430 रुपये में गुजारा कर रहे थे, ठीक है, वही बढ़कर गांव में कितना हो गया? 3773 रुपया हो गया 10 वर्षों में। और शहर में 2630 में काम चल जा रहा था, बढ़कर 6459 हो गया है। अब ये 3773 जो देख रहे हो, इसे खाने में लोग कितने पैसे खर्चे कर देते हैं? 46 रुपया खर्च कर देते हैं, 46% खर्च कर देते हैं, जो कि 1750 रुपया इसमें खाने पे खर्चा होता है। और शहर की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे लोग जो है कितने खर्च? 39% खर्च कर देते हैं, जो कि 2530 रुपया मतलब क्या होता है? खर्च हो जाता है खाने पे। ठीक है, गाँव तो ये में मुख्यतः महंगाई बढ़ ज्यादा है क्या? गांव में महंगाई कैसे? कहाँ ज्यादा, इस पे 6459 रुपया का 39% ज्यादा नहीं होगा। ये कम पैसा का ज्यादा परसेंटेज है, तो फिर तो कम ही होगा ना। पैसा भी तो यहाँ पे 3700 के निकाल रहा है, तो कम अरे कमाएगा तो 6400 के कम निकाल खर्चा रहा है। करेगा ना। वही पूछ रहा हूँ कि 3773 में हाँ, ज्यादा खर्चा कर दे रहा है। चलिए अब बात करेंगे। एनएसएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, इसमें कितना करंट अफेयर है टोटल? 18 17 17 18 तो खत्म ही आज निपटा ही लीजिए इसको। हाँ, वो तो निपटेगा ही, निपटेगा। निपटना गरीबी कम हो स्वाभाविक गया नहीं है। ठीक है, भारत। अब भारत में गरीबी का स्तर घटकर जनसंख्या का 5% हो गया। नीति आयोग के कहना से भाई साहब भारत में गरीबी का स्तर घटकर जनसंख्या का मात्र कितना हो गया है? 5% हो गया। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय पर डाटा जारी किया, जो कि अभी ऊपर हम लोग पर है। ठीक है, जो दर्शाता है कि 2011-12 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय मतलब दोगुना से अधिक हो गया है। कितना हो गया है? दोगुना से अधिक हो गया है। नवीनतम एनएसएसओ सर्वेक्षण डाटा गरीबी दर पर 5% से नीचे इंगित करता है। प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है।
यह विश्लेषण लोगों को 20 समूहों में वर्गीकृत करता है, जिसमें से सबसे कम 0 से 5 समूह गरीबी को दर्शाता है। तो 0 से 5% वाले जो समूह जो है उसमें गरीबी को दर्शाता है। इस समूह के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कम बना हुआ है, जो लगातार गरीबी का संकेत है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत लगभग कितना हो गया, 2.5 गुना, मतलब क्या हुआ, बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। ग्रामीण उपभोग वृद्धि शहरी क्षेत्रों से आगे निकल गए, जिससे उनके बीच का अंतर मतलब क्या हो गया है, कम हो गया है। शहरी और ग्रामीण खपत के बीच का अंतर 2011-12 में 84% घटकर 2022-23 में कितना हो गया, 71% हो गया है। ठीक है। तो किसके द्वारा भारत में गरीबी का स्तर घटकर जनसंख्या के कितना प्रतिशत पहुंच गया है, 5% पहुंच गया। कितना पहुंच गया है, 5% पहुंच गया। ये कहना किसका है, तो नीति आयोग का। ठीक है। पे मार्ट करेगा, वर्चुअल एटीएम लॉन्च करेगा। कौन सा एटीएम, वर्चुअल। ठीक है। अभी आप लोग जो यूज करते हो कौन सा एटीएम होता है, फिजिकल एटीएम है ना, लेके जाते हैं एटीएम से पैसा निकालने के लिए। पे मार्ट ने अपनी इनोवेटिव वर्चुअल कार्डलेस और हार्डवेयर कम नगदी निकासी सेवा की पेशकश के लिए 5 भारतीय बैंकों से साझेदारी किया। जब भी वर्चुअल शब्द आ जाता है समझिए फिजिकली चीजों का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम में जाएंगे तो वहां पे आपको एटीएम ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्चुअल एटीएम सेवा स्थानीय दुकानदारों को सशक्त बनाएगी, उन्हें पारंपरिक एटीएम मशीनों या अन्य हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना नगदी निकासी के लिए आवश्यक केंद्रों में परिवर्तित करेगी। ठीक है, समझ गया ना। ये तो कौन करेगी, ये वर्चुअल एटीएम पेश कौन करेगा, पे मार्ट पे मार्ट करेगा। कितने भारतीय बैंकों के साथ मतलब साझेदारी किया पे मार्ट ने, 5 के साथ किया है। ठीक है। भारत बना चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। कितने नंबर का, तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, चौथा सबसे बड़ा क्या है, शेयर बाजार है भारत। ठीक है। भारत पूंजीकरण के हिसाब से पूंजीकरण के हिसाब से हांगकांग को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। किसे हमने पीछे छोड़ा है, हांगकांग को हमने पीछे छोड़ा है। ठीक है। भारतीय एक्सचेंजों पे सूचीबद्ध शेयरों पे संयुक्त मूल्य, ठीक है, 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हांगकांग का कितना है, 4.29 ट्रिलियन। कारण क्या है, बढ़ता खुदरा निवेशक आधार, विदेशी संस्थागत निवेशक से नियंत्रण प्रभाव, मतलब विदेश से भी पैसा भारत पे खूब लग रहा है। ठीक है। मजबूत कारपोरेट आय और मजबूत घरेलू व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत। अब देखें कैसे होता है, तो देखेंगे विदेशी सरकार भी भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। कैनेडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्ट है, अमेरिकन गवर्नमेंट का इन्वेस्ट है, तो कौन से फंड को इन्वेस्ट करती है, पेंशन फंड को ये लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। जैसे कोई सरकारी नौकरी में होगा तो समझ सकता है कि पेंशन जो भारत सरकार जो देती है आपको, या किसी भी देश की जो सरकार जो पेंशन आपको देती है, तो आपके सैलरी से ही कुछ कुछ कट होता है, वो बाद में आपको पेंशन के तौर पर मिलता है, जो कि काफी पैसा मिलता है। तो सरकार उस पैसा को अपने अकाउंट में नहीं रखती, उस पैसा को क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देती है। तो जिस देश में बहुत अच्छा शेयर मार्केट काम करते रहता है तो वहां पे जाके इन्वेस्ट करती है। कैनेडियन गवर्नमेंट का भी पैसा की बात करेंगे, भारत के शेयर मार्केट में लगा हुआ है। अमेरिकन गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां का जो आर्मी का, अमेरिकन सेना का जो मतलब जो फंड जो होता है, ठीक है, मतलब पेंशन फंड है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा लगा हुआ है, पूरा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे देशों में इन्वेस्ट करती है वो लोग, और वहां से क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है। तो विदेशी विदेशी फंडों की बात करेंगे तो भारतीय शेयरों में 21 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है, जो कि एक बड़ी राशि है। शीर्ष 3 शेयर बाजार की बात करेंगे तो 3 शेयर बाजार की बात करेंगे तो कौन कौन है, अमेरिका है, चीन है, अमेरिका, चाइना, जापान है। ठीक है। भारत की बात करेंगे चौथा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। चलिए समझ गए यहाँ पे। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात हुआ। ठीक है। प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष कर राजस्व वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 6.1% तक पहुंच गया। ठीक है। क्या 13 लिखा है, गलत है क्या? 13 लिखा है, कहाँ 13 लिखा है, 2013 के रिकॉर्ड 6.1% तक पहुंच गया। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे और क्या प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर में जीडीपी के अनुपात जो वित्त वर्ष 2014 में 5.62% था, लगातार बढ़ा और वित्त वर्ष 2013 में कितना हो गया, 2013 में कितना चला गया, 6.1% चला गया, जो कि उस समय तक का सर्वाधिक था। ठीक है। यह द्वितीय क्या 2014 के बाद 6.1 2023 में होगा या 13 में होगा? 13 का आधार बेस ईयर 13 लिया है।
इंग्लिश वाला में देख लीजिए, ठीक है। 2001 के बाद सबसे अधिक है ये, ठीक है। जब व्यापक कर आधार को जीएसटी है दर्शाता वो है, आधार वर्ष होता है सबका। हाँ आधार वर्ष एक वर्ष आगे होता है, ठीक है। गतिविधियां औपचारिक क्षेत्र में आ रही है, ठीक है। वित्त वर्ष 2013 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या 77.8 मिलियन थी, जो कि वित्त वर्ष 2014 में दाखिल किए गए 38 मिलियन रिटर्न के दोगुने से भी अधिक थी। हालांकि कर उछाल पिछले वर्ष की तुलना में 2.52 से घटकर 1.8 हो गया है, ठीक, 1.18 हो गया है। कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के जवाब में कर संग्रह की दक्षता या प्रतिक्रिया के माप को इंगित करता है। कर राजस्व को तब तो ये जो है उछालपूर्ण ना, माना जाएगा जब कर की दरें अपरिवर्तित रहने पर भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के जवाब में अनुपातिक रूप से अत्यधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात है, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू टू द नेशन ड्यूरिंग द पीरियड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द नेशन, ठीक है। उस हिसाब से आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकलता है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स था, कल हम लोग को क्या है, तो कल हम लोग को पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ना है, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं इसको रिपीट सभी आदमी से करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा ऊपर ऊपर से ही जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलिएगा आप लोग, ठीक है। अंतरिक्ष में कितना प्रतिशत एफडीआई हो गया है, 100%। 100%। ठीक है। तो ध्यान रखिए 100%। 100% एफडीआई की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में कितना हो गया, 100% एफडीआई हो गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बताना है पेटीएम ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है, पाई। पाई। ठीक है। क्या रख दिया पेटीएम ने अपना नाम बदल कर, तो पेटीएम ने अपना नाम बदल कर रख लिया पाई, रख लिया, क्या रख लिया है, पाई। पेटीएम ने अपना नाम बदल कर रख लिया है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, तो आगे आप हमें ये बताइए श्वेत पत्र जारी किया गया, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र, निर्मला सीतारमण। सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र में कुल कितने मुख्य भाग है, तो क्या बताएंगे, 3 तीन भाग हैं। ठीक है। ध्यान में कितने भाग है, तो 3 भाग है, ठीक है। कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। श्वेत पत्र में कितने मुख्य भाग है, तो ध्यान रखें 3 भाग है, ठीक है। ओएनजीसी ने किसके साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता किया है, एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी। किसके साथ किया है, तो एनटीपीसी के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। ध्यान में रखना है किसके साथ, तो एनटीपीसी के साथ, मतलब क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में करने के लिए। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का सर्विस पे रोक लगा दी है, पेटीएम पेमेंट है, पेटीएम पे। बिल्कुल पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक का पेरेंट कंपनी का नाम बताइए, 197 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। अंतिम बजट में किस चीज को बढ़ाने पर मुख्य रूप से बात की गई, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी पे बात की गई, ठीक है। किस पे बात की गई, तो ब्लू इकोनॉमी पे मुख्य रूप से क्या की गई, बात की गई, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है, 616.733 बिलियन डॉलर की। 733। तो कितना बन गया, 616.733। भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पे मंजूरी किया गया है, यूएई। यूएई का, ठीक है। किसके साथ, यूएई, ठीक है। ध्यान में क्या, यूएई, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यूएई, ठीक है। बताना है आपको एनओसी ने घरेलू उपभोग सर्वेक्षण की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भोजन पे कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, 3773। प्रतिशत है 3773, 46% है। 46%। शहरी क्षेत्रों में 43। 39। की बात करेंगे, शहरी क्षेत्रों में 39% है, ठीक है। वर्चुअल एटीएम को कौन लॉन्च करेगी, पेमार्ट। वर्चुअल एटीएम को क्या करेगी, लॉन्च करेगी, ठीक है। समझ गए, ठीक है। तो कल इसको विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़कर सभी लोग आना है।